नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कून का स्तर में ब्यास नदी पर निर्मित होने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस 280 फीट लंबे सस्पेंशन वैली ब्रिज के निर्माण पर 3,15,43,000 रुपए की अनुमानित राशि खर्च की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस पुल के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि विभाग को मिल चुकी है और रिकॉर्ड 7 महीने में इसे निर्मित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने पुल निर्माण के काम के लिए बजट प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये सरकार की वचनबद्धता है कि हम जो कहते हैं उसको हर हाल में पूरा करते हैं। और पिछले साल इसी ब्यास नदी के ऊपर अलग अलग जगहों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनका तर में भी हुआ, पंडोह में भी हुआ और आपके कुल्लू के इलाके में भी हुआ। बहुत से ब्रिज बह गए और हमने इनके प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली में जो हमारा भारत सेतु योजना है उसके तहत भेजे थे, मगर अभी तक वहाँ से हमको कोई ज़्यादा सहयोग मिला नहीं है। मगर फिर भी हमारी वचनबद्धता थी कि हमने इनको तुरंत पूरा करना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने इसके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया। और अब ये जो हमारा ब्रिज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके मंडी सदर के इलाके को, जोगिंदर नगर के इलाके को और कुछ जो हमारा धर्मपुर का इलाका है उनके उस क्षेत्र के लोगों को भी लाभान्वित करेगा। और बड़ा लंबा और ऐतिहासिक ब्रिज है, इसलिए इसको रिस्टोर करना, इसको बनाना, ये हमारी सरकार की वचनबद्धता थी। करीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य जो है वो पूरा होगा, क्योंकि ये एक सस्पेंशन ब्रिज है तो इसमें सिविल काम कम है। सारा इसका जो लोहा है, जो उसका जो ब्रिज है वो बना बनाया कोलकाता से मंगाया जा रहा है और जैसे ही वो यहाँ पे आएगा इसका काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसकी सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। उतने को जो इसका सिविल वर्क है, इसकी अबटमेंट्स बनाने का, वो भी डिपार्टमेंट उसको शुरू कर देगा। और ये हमारी वचनबद्धता है कि मार्च महीने तक इसका जो है काम पूरा हो जाएगा और ये जनता को समर्पित पुनः हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के आरोपों पर पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, केएल ठाकुर बालूगंज थाने में पेश हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि राज्यसभा में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बाहरी प्रत्याशी के बजाय बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया, जिससे सरकार नहीं गिरती, उल्टा सरकार ने सदस्यता रद्द कर दी। वहीं राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए हैं और मुख्यमंत्री से सरकार चल नहीं पा रही है। राजेंद्र राणा ने कहा, यह सरकार सिर्फ जनता पर बोझ डालने आई है। और आज तक मेरे खिलाफ किसी भी पंचायत में, किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केस आज तक मेरे जीवन के इतिहास में नहीं है। आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। चलो, सुक्खू जी की मेहरबानी से पुलिस स्टेशन तो देखने को मिल गया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहूंगा और केंद्र सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई गोल्ड मेडल से नवाजे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। झूठी गारंटियां देके प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार देने के नाम पर ठगा गया। इसलिए बहुत बड़े कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं। प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए देने के नाम से ठगा और 10 लाख के लगभग फार्म जो हैं वो 1500 रुपए देने के भरे गए हैं। सब जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए। महिलाएं इंतजार कर रही हैं। दूसरा रक्षाबंधन भी चला गया, महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिला। 300 यूनिट बिजली की फ्री देने की बात करी थी, वो तो देने की दूर बात है। जो 125 मिलता था वो भी खत्म हो गया। इसलिए हर जगह
झूठ बोला गया और मुख्यमंत्री जो हैं वो चंडीगढ़ भी जाते हैं और आज तक के इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हुए चंडीगढ़ गए, हिमाचल भवन में सीएम स्यूट है वहां रुकते थे। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब भी जाते हैं 5 स्टार में, हयात में रुकते हैं या ताज में रुकते हैं और जब रुकते हैं तो कितनी इनकी कृपा दिली होती है अपने साथ के ऊपर भी कि अपनी सिक्योरिटी को बोलते हैं कि भैया अब मैं भी मौज करूंगा, मजे में रहूंगा, आप भी जाके मजे करो। उनको भी दाएं बाएं कर देता हूँ। उस समय जब सिक्योरिटी इधर उधर हो जाती है तब कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कौन उन कमरों की पेमेंट करता है, कौन लॉजिंग का, कौन बोर्डिंग का खर्चा बियर करता है, कौन साथ में मित्र होते हैं और कौन उनके साथ रुकते हैं, यह भी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा सबसे बड़ा कीर्तिमान हिंदुस्तान में इन्होंने स्थापित किया कि हिंदुस्तान में बहुत से मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने जो है कई कार्यालय खोले, फैसले लिए। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया जिसकी मैं सिफारिश कर रहा हूं कि इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तो ये है कि इन्होंने हजारों इंस्टीट्यूशन जो है बंद कर दिए, ये इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। आज प्रदेश का जो कर्मचारी है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उनको उनके हक नहीं मिल रहे। पूरे देश में डीए 50% सबको मिल गया है, पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डीए जो है वो 34% मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बड़े दरियादिली हैं, इतने दरियादिली हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये आंसू टपका रहे हैं कि भाई मेरे प्रदेश का जो खजाना है वो खाली है। और जब खजाना खाली होने की बात आती है और कोई मित्र उनके आंसुओं को पूछने के लिए रुमाल दे देता है तो उसको तुरंत जो है कैबिनेट रैंक जो है दे दी। उधर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की हितैषी है। सरकार ने अपनी गारंटी को पूरा करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाल की और 1,36,000 कर्मचारियों को उनका हक दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने 5 साल में एक बार भी कर्मचारियों की ओपीएस की मांग पर गौर नहीं किया। जो सचिवालय में हमारे कर्मचारी हैं सभी वर्गों के, उन्होंने परसों अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन मैं समझता हूं वो सरकार का हिस्सा है और हमारी सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता बिल्कुल साफ थी। वो हमने ये चीज फैसले करके दिखाई कि हमारी सरकार कर्मचारियों की हितैषी है और जो कमिटमेंट थी, अगर हमने सबसे पहला फैसला कैबिनेट में किया ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके ओपीएस को, जो आप समझें कि पूरे देश के अंदर संभव नहीं था, वो सबसे बड़ा कदम हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने उठाया और जिससे 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ। और उस वक्त जो मीटिंग्स का दौर था उस वक्त इनकी कमिटमेंट भी थी कि हमें ये 5 साल लगातार पिछली सरकार में जो है प्रदर्शन करते रहे। पिछली सरकार में किसी ने इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, ना सुना, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की ये कमिटमेंट थी कि सरकार बनते ही हम आपके इस फैसले को लागू करेंगे और हमने किया। हम देश के अंदर पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश कि हमने अपने कर्मचारी भाइयों की जो समस्या थी, और बहुत बड़ी समस्या थी, आप समझें कि जिन लोगों को 3700 रुपया पेंशन मिल रही थी नई स्कीम के तहत, उनको ओल्ड में आने के बाद 37,000 रुपया पेंशन मिल रही। ये फैक्ट है, ये लागू हो चुकी है, इसका लाभ लाखों कर्मचारियों को, इन्हीं भाइयों को मिल रहा है। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जहाँ तक डीए का सवाल है या इनके एरियर्स का सवाल है, उसकी लाइबिलिटी हमने बार-बार मीडिया के जरिए भी और श्वेत पत्र जारी किया विधानसभा में भी कि कितनी पिछली सरकार हमारी लाइबिलिटी छोड़ के गई है। जहां तक आप बोझ का बात करें, वो 75,000 करोड़ रुपए का बोझ अलग है, लोन्स अलग हैं, उसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर की जो देनदारियां वो केवल सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की पिछली सरकार छोड़ के गई है। हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को जिक्र किया कि हम इसको देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बार बार इसका जिक्र किया। और 15 अगस्त को उन्होंने 75 साल से ऊपर के जो हमारे पेंशनर्स हैं उन लोगों के लिए 28,000 लोगों के लिए उसका जो एरियर्स था उसको क्लियर करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, घोषणा की है।
वो चाह रहे हैं कि हम इसको धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति वो सबके सामने है, पैसे का इंतजाम करना है और उसके बाद इनका एरियर की बात करें या डीए की बात है वो देने हैं। मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा समय की बात की थी कि थोड़ा सा समय मिलेगा, हमने देना है, बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन जिस प्रकार से कर्मचारी भाइयों ने प्रदर्शन करके अपना पहले ही दिन जो रुख अपनाया, मुझे उसको लेके काफी अफसोस है। उधर हिमाचल सचिवालय के कर्मचारियों ने कैबिनेट में मंत्री राजेश धर्मानी पर तीखा हमला बोला। सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को लेकर मंत्री राजेश धर्मानी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने राजेश धर्मानी या तो फिर माफी मांगे या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। दरअसल राजेश धर्मानी ने पिछले कल कहा था कि कर्मचारी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं वरना उन्हें जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। इस बयान से कर्मचारी जो हैं वो भड़क उठे। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो मंत्री का बयान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी पूरा प्रदेश का बाहर निकला है कि उन्हें डीए दो, एरियर दो, और मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया, जो ये मिल रहा है हम इसको भी काट लेंगे। इससे शर्मनाक बयान क्या हो सकता है? इसके बाद वो सेशन है, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे। प्रशासन और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि अब आगे बढ़ते हैं। खबर नालागढ़ से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने नालागढ़ के एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की ओर से एसडीएम नालागढ़ के जरिए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को वापस लेने की गुहार लगाई गई है। जो ये धरना प्रदर्शन है, ये केंद्र सरकार की जो बेरोजगारी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी सरकार ने जो मनरेगा का बजट है इस वर्ष काफी कम कर दिया है, तो हमारी मांग है कि मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए, 600 रुपया जो है मजदूरी वहाँ दी जाए और कृषि क्षेत्र में भी मनरेगा को शुरू किया जाए। इसी तरह से अग्निवीर योजना जो चलाई है, उसके साथ जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनके साथ धोखा हो रहा है। तो हमारी मांग है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कि द्वारा से जो भर्ती है, सैनिक भर्ती, वो पुरानी पद्धति से हो जाए, अग्निवीर को बंद किया जाए, जो 4 स्क्रैप किए जाए, 4 जो श्रम कानून बनाए जा रहे हैं ये मजदूर विरोधी कानून है, जो 44 कानून तोड़कर 4 मजदूर विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं उन्हें वापस लिया जाए और मजदूरों के लिए जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश के तकरीबन सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर और कई क्षेत्रों में जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बारे में हमारा कहना ये है कि सरकार ने, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, उन्होंने चुनाव में जो वायदे किए उन्हें वो पूरे करने चाहिए। हमने उनका समर्थन किया था इस बात को लेकर कि सरकार जो है वो बेरोजगारी दूर करने का प्रयत्न करेगी। हमने इसलिए समर्थन किया था कि सरकार जो है सबको न्याय देगी, और विशेषकर हमारा कहना ये है जो हमारे उद्योगों में वर्करों का शोषण हो रहा है, श्रमिकों का शोषण हो रहा है, उसको दूर करेंगे, लेकिन वो दूर नहीं हो रहा है और कई जगह ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं कि मजदूरों को अपनी। आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला और उन्हें 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मंत्री ने मांगों को तत्काल पूरा करने का आश्वासन दिया है। वर्कर्स ने सरकार से मांग की है कि जिन कम बच्चों की संख्या वाले स्कूलों को बंद करने और कुछ स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है, उन स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्कर्स को भी अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर अन्य नजदीकी स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। मिड डे मील कर्मियों को हर महीने 1 तारीख को वेतन का भुगतान भी किया जाए, ये भी उन्होंने मांग रखी।
करते हैं, कठिन परिस्थितियों में करते हैं। सबसे कम वेतन अगर किसी को मिलता है तो मिड डे मील कर्मचारियों को मिलता है। 4500 रुपया घोषित है, मिलता 3500 रुपया ही है। 1000 रुपया जो केंद्र सरकार की ओर से भी जो मदद आती है, उसमें भी उस तरीके से वो मदद कई महीनों तक नहीं मिल पाती है। और जो राज्य सरकार का भी जो हिस्सा है, कई महीनों तक वो वेतन भी नहीं मिलता है। तो एक विषय हमने ये भी उठाया है कि हर महीने 7 तारीख से पहले वेतन निरंतर रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों का शेयर मिलना चाहिए और एक वेतन स्लिप भी जारी की जानी चाहिए मिड डे मील वर्कर्स को, ताकि उन्हें मालूम चले कि किस किस हिस्से में किस किस एवज में उनका वेतन जो है वो दिया जा रहा है और कब का वेतन दिया जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि शिक्षा विभाग के अंदर क्लास 4 से लेकर शिक्षा सचिव तक जो तमाम लोग हैं उनको 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, वो रेगुलर हैं। लेकिन मिड डे मील कर्मचारी जो एक बुनियाद है आज के दिन में प्रारंभिक शिक्षा के, और पूरे देश में जिस तरीके से इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, हिमाचल के अंदर भी लगभग 21,500 मिड डे मील कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, ये कर्मचारी अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, लेकिन 12 महीने के वेतन के बजाय 10 महीने का ही वेतन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने दलवाड़ी गांव के पास चिंतपूर्णी कॉलेज के लिए जगह का दौरा किया। इस दौरान विधायक के साथ एसडीएम, कॉलेज स्टाफ, पटवारी भी मौजूद रहे। वहीं हेलीपैड के रुके हुए कार्यों को लेकर भी विधायक ने नाराजगी जताई और अधिकारियों से जल्द इसकी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। तो चिंतपूर्णी कॉलेज के लिए जमीन का दौरा किया है सुदर्शन बबलू ने और अधिकारियों से जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। बीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये बेहद ही गौरव की बात है कि पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप का आयोजन बीड़ बिलिंग में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी का दर्जा देकर जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का अच्छा काम किया है। ये बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए बड़े हर्ष की बात है कि बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए पूरे दुनिया में नंबर 1 साइड, और यहाँ पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप यहाँ होने जा रहा है। और इसके आयोजन से क्षेत्र में एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र की पूरी दुनिया में पहचान बनेगी। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की सरकार जिला कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाने में पूरा जोर शोर से काम कर रही है। उसका सीधा उदाहरण आपके सामने है, कांगड़ा एयरपोर्ट जिसका विस्तारीकरण का काम जो है वो जोर से चल रहा है। जो वहाँ उधर पंजाब के होशियारपुर के जेंजो हादसे में जिला ऊना के दहला और भटोली गांव के मारे गए 11 लोगों को सरकार और जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा न देने पर ऊना के विधायक सतपाल सत्ती, बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और डीसी ऊना जतिन लाल के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। साथ ही गरीब परिवारों को मुआवजा देने की गुहार लगाई। इस दौरान विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि न ही पंजाब सरकार और न ही हिमाचल सरकार ने मृतकों के परिजनों को कोई राहत दी है। इस पर डीसी ने जल्द मदद का आश्वासन दिया है। तो मुआवजे की मांग को लेकर सतपाल सत्ती ने डीसी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम जो है वो ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि होशियारपुर के जेंजो में एक गाड़ी यात्रियों समेत बह गई थी जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। अब उनको मुआवजे की मांग की जा रही है। मृतकों के परिजन जो हैं उनको मुआवजा मिले, इसके लिए बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया।
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर हमीरपुर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे लेकर जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। उन्होंने बताया कि जिले के 40 स्कूलों में ये प्रतियोगिताएं करवाई गई हैं। सर, आज जिला हमीरपुर के लगभग सभी सरकारी और जो मेरे निजी स्कूल हैं उसमें राष्ट्रीय स्पेस डे के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो अभी तक हमारे पास जो सूचना आई है ग्रुप के माध्यम से, जिला के लगभग 40 स्कूल्स ने इसमें भाग लिया है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें पोस्टर मेकिंग में भाग लिया है। स्पीच, डेक्लेमेशन और डिबेट के माध्यम से आज के दिन को याद किया गया। और आज का दिन जो 23 अगस्त 2024 है, आज राष्ट्रीय स्पेस दिवस है, भारतीय अनुसंधान दिवस। यह दिन जो है वो चंद्रयान जो 3 मिशन था उसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी चंद्रमा की सतह पे। तो जो एक सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी उसी की हम एक उपलब्धि के रूप में आज के दिन को जो है वो मना रहे हैं। तो जिला हमीरपुर में बड़े उत्साह के साथ हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे साइंस के टीचर्स, स्कूलों के हेड्स इसमें काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।